हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारे पास कूलॉम्स लॉ। सो लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये क्या कहता है आपके पास कि कोई भी टू चार्जेस हैं, सपोज फर्स्ट चार्ज है Q1 एंड सेकंड है Q2, केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ R। दोनों ही चार्जेस R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो इनके बिटवीन में जो फोर्स लगेगा, वो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, यानी Q1 एंड Q2 के। और इन दोनों का मॉड मैंने रख दिया, यानी अगर नेगेटिव वैल्यू होगी किसी चार्ज की तो उसको भी हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करने वाले हैं। ठीक, और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा इन दोनों चार्जेस के डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्लियर? दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो F इज इक्वल टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। क्लियर? अब ये प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव होगा तो एक कांस्टेंट आएगा K। अब ये मॉड भी मैं हटा रहा हूं तो यहां पे आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। क्लियर? और यहाँ पे K की जो वैल्यू होती है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया कूलॉम फोर्स की वैल्यू या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू। अब यहां पे वेयर K इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। यहां पे जो K है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। और इसकी जो वैल्यू होती है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू है बोलूं तो अदर वैल्यू हो गई इसकी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम रेज टू पावर -2। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन यहां पे क्या है? एप्सिलॉन है यहां पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी क्या हो गई? अगर मैं सिंपल वे में आपको समझाऊं तो परमिटिविटी मतलब परमिट कर रहा है, और परमिट यानी परमिशन दी जा रही है किसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। अब सिंपल सा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिपेंड करता है मीडियम पे, यानी फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू ज्यादा होगी और मीडियम में इस फोर्स की वैल्यू कम होगी। तो फ्री स्पेस में कितनी परमिशन इस फोर्स को दी जा रही है ये बताएगा आपको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और मीडियम में इस फोर्स को कितनी परमिशन दी जा रही है ये बताएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। तो एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन -1 मीटर की पावर -2 कूलॉम स्क्वायर। क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ K।
यूनिट एंड डायमेंशन की बात करेंगे हम किसकी, के की, और के क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्लियर। तो पहले हम बात करते हैं यूनिट की। तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे k की वैल्यू चाहिए, तो आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा f के साथ, ठीक। और Q1 Q2 कहाँ जाएंगे, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू आ जाएगा f आर स्क्वायर Q1 Q2। तो अब यहाँ पे देखो, फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। आर यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर, तो आर का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो चार्ज है, तो चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलाम, और दूसरा भी क्या है, कूलाम। तो जो के की यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलाम इंटू कूलाम क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर, और इसको मैं न्यूमरेटर में लेके आऊंगा तो कूलाम की पावर -2। तो ये इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। नेक्स्ट बात करें डायमेंशन की। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा k इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर Q1 Q2। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, k इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर Q1 Q2। अब देखो फोर्स का डायमेंशन होता है हमारे पास MLT-2, ठीक। अब r यहाँ पे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का जो डायमेंशन होता है वो होता है l। तो r स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, l स्क्वायर। नेक्स्ट Q1 यहाँ पे चार्ज है, Q2 भी यहाँ पे चार्ज है। तो Q1 चार्ज है तो इसका डायमेंशन 80, दूसरा भी चार्ज है तो इसका डायमेंशन भी क्या आ जाएगा, 80, ठीक। अब यहाँ पे देखो L स्क्वायर का मल्टीप्लाई L के साथ करूंगा तो क्या आ जाएगा, L क्यूब, तो ML क्यूब T की पावर -2। यहाँ पे A का मल्टीप्लाई A के साथ तो A स्क्वायर, T का मल्टीप्लाई T के साथ तो क्या आ जाएगा, T स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ML क्यूब T की पावर -2, और ये T की पावर 2 है। इसको अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो ये भी क्या बन जाएगा, T की पावर -2 बन जाएगा। अब A स्क्वायर है, इसको भी मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा, A की पावर -2। अब यहाँ पे देखो ML क्यूब, यहाँ पे T की पावर -2 है और -2 है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, माइनस माइनस का प्लस, तो T की पावर आ जाएगा -4, और यहाँ पे A की पावर -2। ये मेरा डायमेंशन हो जाएगा किसका, K का। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन का यूनिट एंड डायमेंशन हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं यूनिट की। तो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये k की वैल्यू थी हमारे पास 1/4 पाई, जो है आपके पास ये हो गया कांस्टेंट। तो k की जो वैल्यू आ रही है 1/एप्सिलॉन। अब मुझे एप्सिलॉन की वैल्यू चाहिए, तो ये दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो एप्सिलॉन की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/k। क्लियर। अब जो k की यूनिट होगी, k की यूनिट थी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम रेज टू पावर -2। अब ये वैल्यू मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो यहां पे आ जाएगा न्यूटन की पावर -1, मीटर की पावर -2 एंड कूलाम का स्क्वायर। तो ये क्या हो गई, एप्सिलॉन की यूनिट हो गई। नेक्स्ट हम बात करें डायमेंशन की। तो देखो अभी एप्सिलॉन की जो वैल्यू आई वो आई 1/k। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो गया 1/k।
अब देखो k का जो डायमेंशन था जो हमने निकाला था वो था ये m(L3t-4 e⁻²। तो ये डायमेंशन मैं यहां पे रख दूंगा m(L3t⁻⁻4 e⁻²। ठीक। अब देखो ये डायमेंशन न्यूमरेटर में जाएगा, m की पावर आ गई -1, l की पावर आ गई -3, t की पावर -4 है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो t की पावर +4, a की पावर -2 है तो ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो +2। तो ये मेरा डायमेंशन हो गया किसका, एप्सिलॉन का। क्लियर हो रहा है? ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। नेक्स्ट बात करें लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ की, तो इसमें फर्स्ट लिमिट आएगी आपके पास कि कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल ओनली स्टैटिक चार्जेस, यानी जो कूलॉम्स लॉ है वो एप्लीकेबल रहेगा स्टैटिक चार्जेस के लिए। यानी अगर चार्ज रेस्ट पर है तो कूलॉम्स लॉ उसके लिए एप्लीकेबल रहेगा, और अगर चार्ज मूव करने लग जाए तो कूलॉम्स लॉ उसके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। क्लियर? दूसरा, कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल ओनली पॉइंट चार्जेस, तो पॉइंट चार्जेस के लिए कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल रहेगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस should not be very large, यानी टू चार्जेस के बिटवीन में जो सेपरेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, एक चार्ज यहां पर रखा और दूसरा चार्ज कई किलोमीटर दूर रख दिया, तो लार्ज डिस्टेंस पे भी कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा। फोर्थ पॉइंट, separation between two charges should not be very small, यानी टू चार्जेस के बिटवीन में जो सेपरेशन है वो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। इसको समझते हैं, जैसे न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर, तो इस साइज के अगर कम डिस्टेंस पे टू चार्जेस रखे हुए हैं तो आपको पता है जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उसको टाइटली बाउंडेड रखता है आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर होता है, तो इसी डिस्टेंस पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एप्लीकेबल रहता है। यानी यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं करने वाला, यानी कूलॉम्स लॉ इसके अंदर की डिस्टेंस पे भी काम नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है? तो आई होप आप ये लिमिटेशन समझे होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो कूलॉम्स लॉ है वो हमें वैल्यू देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, और एक और फोर्स आता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन दोनों में हम लोग डिफरेंस जान लेते हैं। पहले आएगा आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरा आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन दोनों फोर्सेस को हम लोग थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। तो कूलॉम्स लॉ हमें वैल्यू देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, यानी इसकी वैल्यू F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R², और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन में R²। क्लियर? तो पहला डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू चार्जेस के बिटवीन में लगता है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है टू मासेस के बिटवीन में।
पहले हम लोग इनके बिटवीन में डिफरेंस जान रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपके पास ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम, मीडियम पे डिपेंड करता है। क्लियर हो रहा है? जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाएगा एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, वीक फोर्स हो जाएगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी दोनों फोर्सेस में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है हमारे पास वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, वीक फोर्स हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की बात करेंगे तो वो होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये तो रही इसमें डिसिमिलैरिटीज क्या है इन दोनों फोर्सेस के बिटवीन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिमिलैरिटीज इन दोनों फोर्सेस के बिटवीन में क्या है। नेक्स्ट हम बात करें कि दोनों फोर्सेस में सिमिलैरिटीज क्या क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें तो बोथ फोर्सेस ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों ही फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। जो कि क्या होता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्लियर? सेकंड की अगर हम बात करें दोनों ही फोर्सेस क्या हैं, सेंट्रल फोर्स है। क्लियर? थर्ड बात करें तो दोनों ही फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स हैं। एंड फोर्थ हम बात करें बोथ फोर्सेस कैन ऑपरेट इन वैक्यूम, दोनों ही फोर्सेस को हम वैक्यूम में ऑपरेट कर सकते हैं। बोथ फोर्सेस कैन ऑपरेट इन वैक्यूम। ओके, तो ये रही सिमिलैरिटीज दोनों फोर्सेस के बिटवीन में। तो आई होप आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो बात करें होमवर्क क्वेश्चन की, तो होमवर्क क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।